नमस्कार साथियों, मैं हूं अक्षय मुदगल और मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूं इकोनॉमिक्स में। हाँ, इकोनॉमिक्स में। चलिएगा, ये विषय कहा जाता है अक्सर बच्चों के द्वारा, ओह क्या क्या समझ नहीं आया, लेकिन मेरी उसी दिशा में एक छोटी सी कोशिश रहेगी कि आपके रेलवे के जो एग्जाम्स हैं और रेलवे के साथ साथ जो और वनडे एग्जाम्स आप लोग देते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसके प्रॉपर नोट्स भी बना लीजिएगा। नहीं तो हमारे टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहां पर ये मैं सारा का सारा पीडीएफ आपको प्रोवाइड करा दूंगा। तो आज हम लोग बात करेंगे कुछ इकोनॉमिक्स के पहले वाले चैप्टर्स में, जहां से अक्सर क्वेश्चन बनते हैं इकोनॉमिक्स को लेकर के, उसके इंट्रोडक्शंस को लेकर के, सेक्टर्स को लेकर के, सब पे। चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ठीक है, ये क्लास फ्री में यूट्यूब पर अवेलेबल है। न केवल रेलवे के जो पैरेलल में और भी आप वनडे एग्जाम्स देते हैं, उन सभी एग्जाम्स के लिए भी आप इसको अपने लिए यूटिलाइज बना सकते हैं, ये ध्यान रखेंगे। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन ही मेरा आपसे ये है कि व्हाट इज इकोनॉमिक्स, है ना। आप कहोगे सर मैं इकोनॉमी सुना हूं, इकोनॉमिक्स भी सुना हूं, तो मैं शुरुआत करूंगा कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन इकोनॉमिक्स एंड इकोनॉमी में। चलेगा, तो हम लोग बात करते हैं कि अर्थशास्त्र क्या है। ठीक है दोस्तों, इकोनॉमिक्स क्या है। हाँ, ये ध्यान रखेंगे जो कीवर्ड्स होंगे हम लोग उसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखेंगे, और इकोनॉमिक्स में इंग्लिश के कीवर्ड ज़्यादा यूज भी होते हैं। ठीक है, चलिए इकोनॉमिक्स क्या है। अगर मैं आपसे कहूं कि अर्थशास्त्र क्या है, तो मुझे एक बात बताओ, क्या आपने कभी ये नहीं सुना है समाज शास्त्र? सुना होगा। क्या आपने ये नहीं सुना राजनीतिक शास्त्र? यस सर, सुना है। सर मैंने तो ये भी सुना है। सर हेलो, हाँ सर मैंने तो खगोलशास्त्र सुना है। सर हेलो, हाँ मैंने तो भौतिक शास्त्र भी सुना है। तो भाई एक बात मुझे समझ में आई कि शास्त्र 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 शास्त्र, तो क्या चेंज हो रहा है? तो भाई मैंने ऐसे यहां यू लिख दिया अर्थ शास्त्र, क्या दिक्कत है? मैंने कोई गलत थोड़ी कर दिया। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी में सामाजिक सिद्धांत, राजनीतिक शास्त्र में राज्य से जुड़े सिद्धांत, खगोल शास्त्र में खगोलिकी जो एस्ट्रोलॉजी है उससे जुड़े, भौतिक शास्त्र में भौतिकी सिद्धांत, तो अर्थशास्त्र में आर्थिक सिद्धांत। खत्म। तो अर्थशास्त्र क्या है? तो ध्यान रखेंगे, आर्थिक सिद्धांतों का संग्रह। अर्थशास्त्र क्या है? आर्थिक सिद्धांतों का संग्रह, मतलब जहां पर आर्थिक सिद्धांत हो। अब ये आर्थिक सिद्धांत क्या होंगे? ये आर्थिक गतिविधियों से जुड़े सिद्धांत, आर्थिक गतिविधि से जुड़े सिद्धांत, आर्थिक गतिविधि से जुड़े सिद्धांत, आर्थिक गतिविधि से जुड़े सिद्धांत हमारे क्या कहलाएंगे? आर्थिक सिद्धांत। और आर्थिक गतिविधि क्या होगी? कि ऐसा कोई भी काम, मैं तो देसी भाषा में ही इस विषय को पढ़ाता हूं, ऐसा कोई भी काम, ऐसा कोई भी कार्य जिसके केंद्र में, जिसके सेंटर में आपको क्या दिख जाए? मनी दिख जाए। ठीक है, ठीक है, आपको जिसके केंद्र में निवेश दिख जाए, इन्वेस्टमेंट जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं, इसके केंद्र में आपको क्या दिख जाए? प्रोडक्शन दिख जाए, निवेश दिख जाए, प्रॉफिट दिख जाए। अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं तो किसके लिए कर रहा हूं? प्रॉफिट के लिए। तो ऐसा कोई भी काम जिसके सेंटर में, और क्या वेलफेयर ले सकते हो, कल्याण, वेलफेयर। तो इन सभी के लिए हम लोग जो काम करते हैं, उन सब में यदि हमें कहीं मनी दिख जाए, एम फॉर मनी, वो सब आर्थिक गतिविधि है। एक छोटा सा बच्चा अपने गांव के बाहर मैंगोज के सीजन में एक टोकरी में मैंगो लेके बैठा है। आम ले लो आम, आओ आओ आम ले लो आम। क्या वो एक आर्थिक गतिविधि है? यस, दैट इज ऑल्सो इकोनॉमिक एक्टिविटी, बिकॉज वो आपको मुफ्त में आम देने नहीं आया है। आप उससे मैंगोज लेंगे और बदले में उसको पैसे देंगे, उस पैसे से उसकी डिमांड पूरी होगी। क्या छिपा है? मनी। तो अर्थशास्त्र का मतलब होता है आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स। आई कैन से दैट नाउ इन इंग्लिश, स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स।
स्टडी ऑफ, बहुत शानदार तरीके से मैं आपको पढ़ाऊंगा और बहुत काम के टॉपिक ही मैं आपको पढ़ाऊंगा। स्टडी ऑफ इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स, इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स इकोनॉमिक एक्टिविटी से जुड़े हैं, और इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होती है मैंने बता दिया, ये होता है अर्थशास्त्र। अब बात आती है कि जो अर्थशास्त्र विषय है इसका जनक कौन है, फादर, जिसने इसको जन्म दिया। हर विषय के फादर हैं, है ना। आप देखो ज्योग्राफी का भी फादर है, पॉलिटिकल साइंस में हम लोग अरस्तु को जानते हैं, इतिहास में हेरोडोटस को जानते हैं। तो हर सब्जेक्ट का अपना एक फादर होता है, ठीक है, हर सब्जेक्ट का अपना एक पिता है। तो ऐसे ही इसके फादर कौन है, एडम स्मिथ। तो इसके फादर कौन है, कमेंट्स करके जरूर बताना मेरी क्लास पूरी देखने के बाद, क्या यहां से इकोनॉमिक्स जैसा कॉन्सेप्ट जो वाला सब्जेक्ट कॉन्सेप्चुअल वाला, क्या मैं इजी लैंग्वेज में आपको डिलीवर कर पा रहा हूं। ठीक है, एडम स्मिथ, है ना। और हर लेक्चर के बाद हम लोग क्वेश्चंस भी करेंगे। अपन आज तो चलिए यहाँ पर है, इसके बाद क्वेश्चंस भी, आगे से मैं हर चैप्टर को टॉपिक पढ़ाऊंगा, उससे जुड़े हुए क्वेश्चंस। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं एडम स्मिथ की, तो एडम स्मिथ कहां से थे, स्कॉटलैंड से। तो एडम स्मिथ कहां से आते हैं, तो एडम स्मिथ, ध्यान रखेंगे, तो एडम स्मिथ का संबंध है स्कॉटलैंड से। तो इनका संबंध किससे है, स्कॉटलैंड से है। चलिए, तो एडम स्मिथ का संबंध किससे है दोस्तों, स्कॉटलैंड से इनका संबंध है। अब हम बात करते हैं, ठीक है, इनकी एक किताब है, आप लोग जानते हैं, ठीक है, ठीक है, द वेल्थ ऑफ नेशन। इस किताब में, इस किताब में इस व्यक्ति ने कह दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। सोचिए, ठीक है, इस किताब में इस व्यक्ति ने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, वेल्थ ऑफ साइंस। अब बताइए, पूरी मैंने क्या बताया था कि सारा खेल पूरी इकोनॉमी में मनी का खेल है, पूरी इकोनॉमी में मनी है, बिना मनी के नहीं है, धन का विज्ञान है। ठीक है, चलिएगा, अब हम लोग बात करते हैं, इसके बाद हम लोग अगर बात करें कि जो अर्थशास्त्र हमारा है, इकोनॉमिक्स जो है, इसको दो पार्ट्स में बांटा गया है। ठीक है, इसको दो पार्ट्स में इसको बांटा गया, दो पार्ट्स। पहला कहलाता है माइक्रो इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में आप ये ध्यान रखेंगे, आप केवल आर्थिक सिद्धांतों को ही पढ़ेंगे। इकोनॉमिक्स में केवल आप आर्थिक सिद्धांतों को ही पढ़ेंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो एक होता है आपका माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये ध्यान रखेंगे। तो दूसरा क्या होता है आपका, दूसरा होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो दूसरा क्या होता है, मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो एक होता है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स और दूसरा क्या होता है, मैक्रो। अब बात आती है कि इसको हिंदी में क्या कहेंगे, तो मैं हिंदी में बताऊं, माइक्रो को हम लोग कहते हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र, और इसको कहते हैं हिंदी में समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक है, यहां पर एक क्वेश्चन ये तैयार होता है कि इसको माइक्रो और मैक्रो दो पार्ट्स में किसने बांटा। अगर मैं बात करूं कि माइक्रो और मैक्रो में बांटने वाला व्यक्ति कौन है, तो उस व्यक्ति का नाम है रेगनर फ्रिश। ये भी याद रखेंगे, उस व्यक्ति का नाम क्या है, रेगनर फ्रिश, जिसने इसको दो पार्ट्स में बताया, माइक्रो और मैक्रो। अब बात आती है कि सर माइक्रो क्या होता है, मैक्रो क्या होता है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स करना, इसमें भी आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन है, क्योंकि इकोनॉमिक्स क्या है, आर्थिक सिद्धांत, इकोनॉमिक थ्योरीज। माइक्रो में क्या होगा, ठीक है, आप क्या काम करेंगे, इन्हीं सिद्धांतों का अध्ययन किसी व्यक्ति को, किसी फैमिली को, ठीक है, किसी कोई फर्म को क्या रखेंगे, केंद्र में रखेंगे। यदि आप आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन किसी व्यक्ति, किसी परिवार, किसी फर्म को सेंटर में रख करके करते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। डिमांड, मांग, आपूर्ति, बाजार, ये सब आप देखेंगे। ठीक है, उत्पादन, ये सब आप यहां देखेंगे। ऐसे ही माइक्रो इकोनॉमिक्स के फादर भी होते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर जो है वो किसको कहा जाता है, तो ध्यान रखेंगे, अल्फ्रेड मार्शल को। अल्फ्रेड मार्शल को हम लोग माइक्रो इकोनॉमिक्स का फादर कहते हैं। दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स।
दूसरी तरफ हम लोग बात करेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अगर मैं आपसे कहूं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स, या जिसे मैं हिंदी में कह सकता हूं समष्टि अर्थशास्त्र, तो अब अगर मैं आपसे बात करूं कि समष्टि अर्थशास्त्र क्या है, तो ध्यान रखेंगे यहां पर हम उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, उन आर्थिक सिद्धांतों का अध्ययन करते हैं, ठीक है, जो पूरी की पूरी इकोनॉमी को इंपैक्ट करते हैं, पूरी की पूरी इकोनॉमी पे इंपैक्ट डालते हैं, ठीक है। जैसे हम लोग बात करेंगे यहां पर बजटिंग सिस्टम, बजट, हम लोग बात करेंगे राष्ट्रीय आय जिसे हम लोग इंग्लिश में कहते हैं नेशनल इनकम, हम लोग यहाँ पर बात करेंगे बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी, ठीक है, इन्फ्लेशन, ये सब। तो इंडिविजुअली जहां पर हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज का स्टडी करते हैं वो माइक्रो है, और जहां पर हम लोग कंप्लीटली वो मैक्रो। मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर भी होता है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का फादर है जेएम केन्स, ये ध्यान रखेंगे, इनका पूरा नाम है जॉन मेनार्ड केन्स। तो इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में बांटा जाता है, किसने बांटा, कौन कौन से पार्ट्स हैं, ये हमने देखा। अब हम लोग चलते हैं कि अर्थव्यवस्था क्या है। अब मैं आपको बताता हूं कि इकोनॉमी क्या है। चलिए, तो इकोनॉमिक्स पढ़ने के बाद अब हमारे सामने बात आती है कि इकोनॉमी क्या होती है, अर्थव्यवस्था क्या होती है। इंग्लिश में इसको कहते हैं इकोनॉमी। अब इकोनॉमी क्या होती है, मैं कम से कम लाइन यूज करूं और ऐसा क्या लिख दूं कि आप सभी को क्लियर हो जाए। मैं ऐसा क्या बता दूं आपको एक लाइन में जिससे आप सभी को क्लियर हो जाए कि ये इकोनॉमी है, हाँ ये इकोनॉमी। किसी भी क्षेत्र में, ये ध्यान रखेंगे, किसी भी क्षेत्र में, किसी भी क्षेत्र में होने वाली सभी की सभी जो आर्थिक गतिविधियां हैं, तो किसी भी क्षेत्र में होने वाली सभी की सभी आर्थिक गतिविधियां उस क्षेत्र की क्या होती हैं, अर्थव्यवस्था। ये ध्यान रखना, मतलब समझ में आया कि जिस क्षेत्र में ये हो रही हो, मान लीजिए मेरे गांव में 10 सब्जी विक्रेता हैं जो कि सब्जी को बेचते हैं, वेंडर्स, मेरे गांव का फार्मर्स, वो मेरे गांव की इकोनॉमी को डिसाइड कर रहा है। मेरे बहुत सारे गांव मिलके, बहुत सारे शहर मिलके मेरे स्टेट की इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं, फिर स्टेट मिलके इंडिया की इकोनॉमी को डिसाइड करते हैं, समझ रहे? तो अर्थव्यवस्था कुछ नहीं है, किसी भी क्षेत्र में, कोई भी क्षेत्र हो सकता है वो। इसीलिए जब भी इकोनॉमी शब्द आएगा तो किसी ना किसी क्षेत्र का नाम जरूर आएगा। तो ध्यान रखेंगे, अगर मैं बात करूं आपसे तो ध्यान रखेंगे, यहां पर ध्यान रखेंगे, तो हमेशा इकोनॉमी के साथ आप किसी ना किसी एरिया को जरूर जोड़ोगे। आप जैसे एग्जांपल के लिए, आप कभी आपने सुना चाइना का इकोनॉमिक्स, अमेरिका का इकोनॉमिक्स, रूस का इकोनॉमिक्स? नहीं, आपने हमेशा पढ़ा होगा रूस की इकोनॉमी, चीन की इकोनॉमी। तो आई बस में, तो हम लोग कहेंगे, जैसे हम लोग कह सकते हैं, मान लीजिए यूपी की इकोनॉमी, मैं यूपी से आता हूं तो पहले यूपी ले लो, यूपी की इकोनॉमी। अब यूपी में भी जाओगे तो भाई बनारस, लखनऊ, हर जिले की अपनी एक इकोनॉमी है, ठीक है। तो यूपी की इकोनॉमी, मैं कहूँ महाराष्ट्र की इकोनॉमी, है ना भाई। अब अगर मैं यूपी की इकोनॉमी की महाराष्ट्र से कंपैरिजन करूं तो यूपी की इकोनॉमी थोड़ी कम डेवलप है महाराष्ट्र की कंपैरिजन में। लेकिन अगर मैं इसी यूपी की इकोनॉमी की कंपैरिजन करने लगूं बिहार की इकोनॉमी से तो थोड़ा डेवलप है। तो समझ में, ऐसी किसी कंट्री की जोड़ दो आप, इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, चाइना की इकोनॉमी। तो समझ में आया इकोनॉमी क्या होता है। तो अर्थशास्त्र अभी पढ़ा इकोनॉमिक्स, वहां पे थ्योरीज हैं, आर्थिक सिद्धांत हैं, इकोनॉमी के जो सेक्टर्स हैं वहां से जुड़े हुए सिद्धांत हैं, इकोनॉमिक्स के इंपॉर्टेंट सेक्टर्स के थ्योरीज, कॉन्सेप्ट हैं, और यहाँ पर उन्हीं थ्योरीज का व्यवहारिक प्रयोग है। अगर मैं कहूं कि अर्थव्यवस्था को, और मैं अगर दूसरे शब्दों में कहूं कि अर्थव्यवस्था क्या है, तो मैं कह सकता हूं कि आर्थिक सिद्धांतों का व्यवहारिक प्रयोग, आर्थिक सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग। मैं ये भी कह सकता हूं कि आर्थिक सिद्धांत का व्यवहारिक प्रयोग ही क्या होता है, इकोनॉमी होता है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मैं आपसे कहूं कि प्रोडक्शन क्या है, प्रोडक्शन के फैक्टर्स क्या हैं, लेकिन अगर मैं किसी पर्टिकुलर एरिया में पर्टिकुलर किसी गुड्स का, कोई वस्तु का यदि प्रोडक्शन करूंगा तो वो उसी गुड्स के रिगार्डिंग उस एरिया की इकोनॉमी हो गई। समझ आ गया? तो ये होती है इकोनॉमी। ठीक है, तो किसी भी क्षेत्र में होने वाली आर्थिक गतिविधि। अब आर्थिक गतिविधि जो ये शब्द जो लिखा है ना, ये शब्द जो आपके सामने लिखा हुआ है ये वाला, ये आपको मैं बता चुका हूं क्या होता है, कि ऐसा कोई भी गतिविधि, कोई भी काम जिसके सेंटर में मनी हो। अब बात आती है कि अर्थव्यवस्था है, ठीक है, अब बात आती है कि जो हमारी इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था, भाई हम तो भारत की बात करेंगे, भारत की इकोनॉमी कैसी है, अर्थव्यवस्था है। ठीक है, तो हम लोग, हमारी अर्थव्यवस्था का क्या नाम है, भारतीय अर्थव्यवस्था। आपके सिलेबस में वनडे एग्जाम में ज्यादातर यही सेक्शन इंपॉर्टेंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था। अब जैसे इकोनॉमिक्स का फादर है, ऐसी भारतीय अर्थव्यवस्था का भी जनक है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो हम लोग कह देते हैं चाणक्य। भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक हम लोग किसको कह देते हैं, चाणक्य को, है ना। कुछ जगह आप लोग देखेंगे, बहुत एक दो जगह मैंने देखा तो वहां चाणक्य के साथ साथ दे रखा था कि पीवी नरसिम्हा राव। क्यों? क्योंकि वो भारत में अर्थव्यवस्था में सबसे बड़े सुधारों के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उनका नाम भी कई जगह टैग कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर ये ना दिया हो तब आप कह सकते हैं नरसिम्हा राव, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक चाणक्य को ही कहा जाता है। इनकी एक पुस्तक है जिसका नाम भी अर्थशास्त्र है, हालांकि वो आर्थिक क्षेत्र के साथ साथ सामाजिक और राजनीतिक क्षेत्र पर भी थी। इनकी एक किताब भी है जिसका नाम है अर्थशास्त्र। ठीक है, चाणक्य, या इनका आप दूसरा नाम है आप जानते होंगे कौटिल्य, तो आप इनको कौटिल्य के नाम से भी जानते हैं, विष्णुगुप्त के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं यहाँ से आगे। फिर एक सेकंड बेटा, ठीक है, चलिए, तो यहां तक हमारा क्लियर। अब हम लोग बात करते हैं कुछ और फादर्स की। फादर्स कुछ इंपॉर्टेंट हैं आपके लिए, ध्यान रखेंगे। अगर कुछ और फादर्स को आप लोग देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं अगर आपसे बात करूं तो नंबर 1, सबसे पहले हम लोगों ने देखा कि अर्थशास्त्र का जनक, तो अर्थशास्त्र का जनक हमको कौन मिला, एडम स्मिथ मिला। उसके बाद हम लोगों ने देखा कि समष्टि अर्थशास्त्र का जनक मैक्रो, मैक्रो के लिए मिला हमें जेएम कीन्स, जेएम कीन्स। इसके बाद हम लोगों ने देखा व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक, तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का जनक कौन मिला, अल्फ्रेड मार्शल, अल्फ्रेड मार्शल। इसके बाद चौथा हम लोग देखेंगे तो भारतीय अर्थव्यवस्था। तो अगर मैं कहूं कि भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, तो भारतीय अर्थव्यवस्था का जनक कौन है, चाणक्य है। ठीक है, पांचवें नंबर पर हम लोग जाएंगे भारत में आर्थिक सुधारों का जनक। भारत में जो आर्थिक सुधार हैं मेरे, इकोनॉमिक रिफॉर्म, तो भारत में आर्थिक सुधार का जनक कौन है, पीवी नरसिम्हन राव, पीवी नरसिम्हन राव। ठीक है, अगर इसके बाद मैं आपसे बोलूं कुछ सारे बहुत सारे जो जनक हैं, 10-12 जनक हैं जिनके मैं आपको नाम लिखवा देना चाहता हूं। तो इसके बाद अगर हम लोग देखेंगे आर्थिक सुधार के जनक के बाद, तो हम लोग अगर बात करेंगे जैसे भारत में अर्थव्यवस्था में आप देखते हैं हरित क्रांति का जनक, तो हरित क्रांति का जनक कौन है, आप जानते हैं एम.एस. स्वामीनाथन, एम.एस. स्वामीनाथन। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद सातवें नंबर पे आओ, तो सातवें नंबर पर जाएंगे तो आपको देखना होगा श्वेत क्रांति, जिसको हम लोग व्हाइट रिवॉल्यूशन भी कहते हैं। श्वेत क्रांति का जो जनक है वो कौन है, वर्गीस कुरियन, डॉक्टर वर्गीस कुरियन। इसके बाद आप जाओगे भारत में, अगर आप देखोगे कृषि सुधारों का जनक, तो भारत में फार्मिंग रिफॉर्म्स का जनक पूछेगा तो वही नाम आएगा जो अभी पढ़ा आपने, एम.एस. स्वामीनाथन।
नाथन। इसके बाद अब अगर आप देखोगे भारत में कर सुधारों का जनक टैक्स रिफॉर्म, तो राजा चलैया, ध्यान रखेंगे। अगर आपसे बात करोगे टैक्स रिफॉर्म तो कौन आएगा? राजा चलैया, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है दोस्तों, राजा चलैया। ठीक है, चलिए क्या नाम है? कर सुधार। तो अगर हम बात करेंगे कर सुधारों के जनक, तो कर सुधारों के जनक हमें मिलेंगे राजा चलैया, राजा चलैया। अगर हम बात करेंगे बैंकिंग सुधारों के जनक तो नरसिम्हन, तो ध्यान रखेंगे बैंकिंग सुधारों के जनक कौन मिलेगा? नरसिम्हन। 10वां है बैंकिंग सुधारों के जनक, बैंकिंग सुधारों के जनक तो मिलेंगे हमें एम नरसिम्हन। तो बैंकिंग सुधारों के जनक मिलेंगे एम नरसिम्हन। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आर्थिक नियोजन का जनक एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद मैं अगर आपसे बात करूं तो आर्थिक नियोजन, आर्थिक नियोजन, ठीक है, एम विश्वेश्वरैया। एम विश्वेश्वरैया। इसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं भारत में आधुनिक सांख्यिकी के जनक, आधुनिक सांख्यिकी, मॉडर्न स्टैटिक्स, आधुनिक सांख्यिकी के जनक तो पीसी महालनोबिस, पीसी महालनोबिस। तो अभी हमने कुछ जो जनक हैं जो हमारे इकोनॉमी है उसमें जुड़े हुए जो फेमस जनक हैं हम लोगों ने उसकी बात करी, ये ध्यान रखेंगे दोस्तों। ठीक है, भारत में अगर देखेंगे बजटीय प्रणाली, तो भारत में बजटीय प्रणाली के जनक तो जेम्स विल्सन। तो भारत में बजटीय प्रणाली के जनक जो हैं वो कौन है? आपके जेम्स विल्सन है, बजटीय प्रणाली के जनक। ठीक है दोस्तों, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, जीएसटी के लिए ध्यान रखेंगे, तो जीएसटी के लिए नाम रखेंगे अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। ठीक है, जीएसटी, तो जीएसटी के लिए हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है। ठीक है, तो हम लोगों ने कुछ जनक देखे, 10 तक हो गया था। 10 के बाद 11, 12, 13, ये लगभग 14 जनक हम लोग देख चुके हैं। ठीक है, ओके। भारत में अगर हम बात करेंगे गरीबी निर्धारण, भारत में अगर मैं बात करूं गरीबी निर्धारण, तो याद रखेंगे कि भारत में गरीबी निर्धारण का जनक कौन है? तो ध्यान रखेंगे दादा भाई नौरोजी। ठीक है, दादा भाई नौरोजी। कौन आ जाएगा? दादा भाई नौरोजी का नाम आ जाएगा, ये भी ध्यान रखेंगे। तो हमने कुछ जनक देखे जो कि हमारे इंपॉर्टेंट थे। तो हमने अर्थव्यवस्था क्या होती है, अर्थशास्त्र क्या होता है ये देखा, अर्थशास्त्र के प्रकार देखे, अर्थव्यवस्था क्या होती है ये देखा, फिर अर्थव्यवस्था के जनक देखे। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में कुछ फेमस जनक है जिनके हमने नाम देखे। अब हम लोग चलते हैं कि अर्थव्यवस्था के प्रकार। अर्थव्यवस्था के प्रकार पर अगर मैं आपसे बात करूं, टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, तो हम लोग कहते हैं कि बेसिकली टाइप्स ऑफ इकोनॉमी 3 तरह की होती है ना? कैपिटलिस्ट होती है, एक आपकी सोशलिस्ट होती है, मिक्स्ड होती है। मैं आपको बताऊं, बहुत ध्यान से समझिएगा। सबसे पहला है कि ओनरशिप के आधार पर, ओनरशिप, ओनरशिप का मतलब है स्वामित्व। अगर आप देखेंगे स्वामित्व के आधार पर। दूसरा विकास, डेवलपमेंट, डेवलपमेंट के आधार पर। तीसरा अगर आप देखेंगे, ठीक है, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। आई बात समझ? ठीक है, ये 3 बेसिकली हैं। तो सबसे पहले मैं देखता हूं कि ओनरशिप के आधार पर, अगर मैं आपसे बात करूं ओनरशिप के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, तो 3 तरह की इकोनॉमी होती है। पहली होती है बेटा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को हिंदी में कहते हैं पूंजीवादी। बहुत इजी है समझना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वो अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक गतिविधियों पर, वही जो आपने पढ़ा भी, आर्थिक गतिविधियों का सिद्धांत अर्थशास्त्र और आर्थिक गतिविधियों का व्यवहारिक रूप अर्थव्यवस्था। तो इन आर्थिक गतिविधियों पर जब निजी क्षेत्र का नियंत्रण होता हो, ठीक है, तो आपकी जो आर्थिक गतिविधियां हैं
जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, ठीक है, इन पर निजी क्षेत्र का नियंत्रण हो, ठीक है, निजी क्षेत्र का, किसका? प्राइवेट सेक्टर का। तो निजी क्षेत्र का नियंत्रण, निजी क्षेत्र का क्या हो? मोनोपोली हो, कंट्रोल हो, ठीक है, वही डिसाइड करें, ठीक है। इसका जनक कहा जाता है एडम स्मिथ को। इसका जनक किसको कहा जाता है? एडम स्मिथ को। ये भी याद रखेंगे। और ये याद रखेंगे, अगर एग्जाम्पल में देखेंगे तो जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, ये सब, ठीक है, अमेरिका, ये सब आ गया। दूसरा होता है दोस्त, तो ये तो ए हो गया। अगर मैं बी की बात करूं, बी, तो दूसरा होता है सोशलिस्ट। सोशलिस्ट को कहते हैं हिंदी में समाजवादी। सेम लगभग वही है, जहां पर इसमें क्या होता है कि जो आर्थिक गतिविधियां हैं आपकी, जो आपकी आर्थिक गतिविधियां हैं, इस पर सरकार का नियंत्रण होता है। सरकार किसको चलाती है? राज्य को, या राज्य का नियंत्रण? राज्य कह दो या सरकार कह दो, इसका नियंत्रण होता है। अगर मैं बात करूं इसका जनक कौन है, तो इसका जनक है कार्ल मार्क्स। आपने नाम सुना होगा, कार्ल मार्क्स, कई बार क्वेश्चन पूछा है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? ये ध्यान रखेंगे, जर्मनी के थे। और इनकी एक किताब है जिसका नाम है दास कैपिटल। दास कैपिटल, समझ। अगर एग्जाम्पल देखोगे तो जैसे रूस, ठीक है, ओके। चलिए, तीसरा जो होता है मिश्रित अर्थव्यवस्था होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था का जो जन्म हुआ है, जो 1929 के आसपास, जब वैश्विक मंदी आ गई थी, जहां पर समाजवादी अर्थव्यवस्था का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, उसका पूंजीवादी का कॉन्सेप्ट फेल हो गया, तब एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट हैं जेएम कीन्स, उन्होंने 1936 के आसपास से ये कॉन्सेप्ट दिया, जिसको हम लोग कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिश्रित अर्थव्यवस्था की हम लोग बात करेंगे तो 1929 में जहां पर हमारी वैश्विक मंदी हुई, ठीक है, वहां पर कैपिटलिस्ट फेल हुआ, जहां पर सोशलिस्ट फेल हुआ, वहीं पर जन्म लेता है कौन? एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जन्म लेता है, ठीक है, जिसका नाम है जेएम कीन्स। जेएम कीन्स ने किताब भी लिखी है, द जनरल थ्योरी। इसी से याद रख लो, बस इतना है तुम्हारे लिए, इतनी काफी है, द जनरल थ्योरी। बस पूरा नाम है कभी सोचो कि लिख नहीं रहे हैं, तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। तो द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, इस किताब में उन्होंने दिया। मिश्रित अर्थव्यवस्था की बात करें तो सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका क्या है? इंडिया। अगर और एग्जाम्पल देखना हो तो इंडिया में आप देखते हो कि टेलीकॉम सर्विस बीएसएनएल भी देता है और टेलीकॉम सर्विस जियो भी देता है। तो जियो एक प्राइवेट है और ये एक पब्लिक कंपनी है, सरकारी कंपनी है। तो ये हमारा मिक्स्ड इकोनॉमी हो गया, ठीक है। तो हमने ये देखा। दूसरा प्रकार था दोस्त हमारा विकास के आधार पर। अगर मैं आपसे कहूं कि विकास के आधार पर, तो डेवलपमेंट मतलब डेवलपमेंट के आधार पर, इसको समझना बहुत ईजी है। डेवलपमेंट समझते हो, मतलब विकास। डेवलपमेंट का मतलब ही होता है विकास। तो अगर मैं विकास के आधार पर बात करूं तो विकास के लक्षण क्या क्या हैं, डेवलपमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं? देखिए, सबसे पहले तो ये हो कि आपके यहाँ पॉपुलेशन ज्यादा नहीं हो, कम हो, ठीक है। आपके देश में पर कैपिटल इनकम का मतलब है प्रति व्यक्ति आय, ये आपके देश में ज्यादा हो। आपके देश का जो जीडीपी है वो बेटर हो। आपके देश का टैक्स सिस्टम अच्छा हो, टैक्स पेयर अच्छे खासे हों, ये ध्यान रखेंगे। आपके देश में नेशनल इनकम, आपका जो नेशनल इनकम है वो अच्छा हो।
आपके देश में जो लोग जीते हैं, जिससे लाइफ एक्सपेक्टेंसी या हिंदी में कहते हैं जीवन प्रत्याशा, ये अच्छा हो, फूड सिक्योरिटी अच्छी हो, फूड सिक्योरिटी अच्छी हो, आपके देश में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, ऐसी नहीं हो कि सड़कें ऐसी नहीं हो कि आप अगर चल रहे हैं और धोखे से अगर ऐसे हो गए तो आप फिर ऐसे ही हो गए, ये नहीं हो। इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, आपके देश में फाइनेंस सेक्टर अच्छे से काम करते हो, आपके देश में मतलब डेवलप का मतलब समझ गए। तो इस आधार पर अगर हम लोग देखेंगे तो तीन तरह की इकोनॉमी होती हैं। एक होती है डेवलप, विकसित अर्थव्यवस्था। तो आप जब भी देखेंगे अधिकांश देश आपको विकसित में जो मिलेंगे यूरोप और अमेरिकन कंट्रीज, यूरोप और अमेरिकन देश, अमेरिकी देश, यूरोप और अमेरिकी देश। अगर मैं बी की बात करूं तो बी हो जाएगा डेवलपिंग। तो डेवलपिंग में अगर हम लोग जाएंगे, या जिसको मैं कहूं हिंदी में विकासशील, तो इसमें हम लोग ज्यादातर देखेंगे तो एशियन कंट्रीज मिलेंगे, ज्यादातर एशियन, मोस्टली एशियन मोस्टली। और तीसरा है आपका नॉन डेवलप। अगर मैं आपसे कहूं कि नॉन डेवलप्ड क्या है, तो नॉन डेवलप का मतलब है अविकसित, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा है, आज भी ट्राइब्स रह रही हैं, खाना बदोशी जीवन है, मृत्यु, बेरोजगारी, गरीबी, हत्या, चोरी सब ज्यादा है। तो देखेंगे तो ज्यादातर आपको अफ्रीकन, ज्यादातर मोस्टली अफ्रीकन कंट्री देखने के लिए आपको मिलेंगे। ठीक है। तीसरा था हमारा, जो तीसरा था हमारा वो था अंतरराष्ट्रीय व्यापार, इंटरनेशनल ट्रेड। अब अगर मैं आपसे कहूं इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, तो अंतरराष्ट्रीय व्यापार को अगर हम लोग देखेंगे तो इस तरह से दो तरह की इकोनॉमी होती है। तो एक तो होती है ओपन इकोनॉमी, एक होती है आपकी ओपन इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी वो है कि जिस इकोनॉमी में इंपोर्ट भी होता हो, जिस इकोनॉमी में एक्सपोर्ट भी होता हो, मतलब जो लोग आयात निर्यात करते हो। और दूसरा अगर हम लोग देखेंगे वाई वाला, क्लोज इकोनॉमी, बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं इसको, उसको खुली अर्थव्यवस्था। अब ओपन इकोनॉमी क्या होती है, जहां पर नो इंपोर्ट, ना तो ये आयात करते, इंपोर्ट को क्या कहते हैं आयात, और ना ही ये एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, निर्यात। इसका एग्जाम्पल लोगे तो मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड, मोस्ट ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीज, विश्व के अधिकांश देश। लेकिन इसमें देखेंगे तो आप नॉर्थ कोरिया को रख सकते हैं। ठीक है, ये हमने देखे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने देखे टाइप्स ऑफ इकोनॉमी। इसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो एक लास्ट हेडिंग बचती है सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। ये भी बड़ा इजी कॉन्सेप्ट है समझने के लिए, कि ध्यान रखेंगे ये कहता है कि जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, भाई जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हैं, भाई आर्थिक गतिविधियां आपको मैंने शुरू में ही समझा दिया कि ऐसा कोई भी कार्य इसके केंद्र में निवेश विवेश सब छिपा हो। आर्थिक गतिविधियां आप जानते ही हो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो जितनी भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं, पूरी इकोनॉमी में जितनी भी एक्टिविटीज हैं, उनको बेसिकली तीन भागों में बांटा गया। बेसिकली, मुख्यतः अगर मेनली देखेंगे, या मैं कहूं बेसिकली, कभी अगर पूछ लेना प्राथमिक तौर पर, तो वो तीन ही भागों में है। कितने भागों में? तीन। अगर वैसे देखेंगे एट प्रेजेंट, नए तरीके से एट प्रेजेंट देखेंगे तो कितने भागों में? पांच। तो हम लोग एक एक करके सारा देख लेते हैं। तो एक तो होता है फर्स्ट सेक्टर, फर्स्ट सेक्टर जिसे हम लोग कहते हैं प्राइमरी सेक्टर। एक होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? सेकेंडरी सेक्टर। एक होता है हमारा तीसरा तृतीयक क्षेत्र, टर्शरी सेक्टर। और चौथा होता है क्वाटनरी। और पांचवा होता है क्वाइनरी या पंचम क्षेत्र।
और ये कहलाता है चतुर्थ क्षेत्र। तो ये 5 क्षेत्र हैं और इनको समझना भी बहुत ईजी है। आप किसी भी इंडस्ट्री के लिए कच्चा माल लाते हैं, रॉ मटेरियल से लेकर के आते हैं, ये आपको कहाँ मिलेगा? प्राइमरी में। आप नेचर बेस्ड एक्टिविटी, तो अगर मैं यहां पर कहूंगा तो नेचर बेस्ड एक्टिविटी मोस्टली, सभी तो नहीं, मोस्टली नेचर बेस्ड है। यह वो क्षेत्र है जहां से मुझे क्या मिलता है? रॉ मटेरियल। भाई पार्ले जी की कंपनी है, वो बिस्किट बनाती है, उसको बिस्किट के लिए व्हीट चाहिए, गेहूं चाहिए। गेहूं कहाँ होगा? यहाँ होगा। आप देखते होंगे, है ना, बहुत सारे एडवर्टीजमेंट देखते होंगे, जब हम लोग देखते हैं कि नवरत्न का तेल लगा, झंझना झन झंझना झन झंझना झन झंझना झन झंझन, खत्म, सारी फाइलों का बोझ खत्म, अमिताभ बच्चन ने एक बार लगाया, खत्म। लेकिन उसके अंदर पीपल मेंटर्स की फार्मिंग होती है, तो वही चीजें हैं। तो मैं यहाँ पर कह सकता हूँ, इसका एग्जाम्पल क्या आ जाएगा? खेती, पशुपालन, इसको इंग्लिश में कहते हैं एनिमल हस्बेंड्री, पशुपालन आ जाएगा। खनन, खनन का मतलब होता है माइनिंग्स, माइनिंग्स हो जाएगा, ये ध्यान रखेंगे, ये सब इसमें आ जाएगा। भाई आप मछली पालन, मधुमक्खी पालन। सेकेंडरी की अगर मैं बात करूंगा तो यहां से जो रॉ मटेरियल मिला मुझे, यहां से जो रॉ मटेरियल मिला, मतलब फर्स्ट से जो रॉ मटेरियल मिला मुझे, ध्यान से समझना, फर्स्ट से जो मुझे रॉ मटेरियल मिला, उससे मैं क्या करूंगा? नया उत्पाद बनाऊंगा। उससे मैं क्या करूंगा मेरे बच्चों, मेरे चीते, उससे मैं कोई नया उत्पाद बनाता हूं। तो इसमें क्या आता है हमारा? ध्यान रखेंगे, जो प्रोडक्शन होता है या मैन्युफैक्चरिंग कह दो, ये ज्यादा सही होगा, मैन्युफैक्चरिंग। कंस्ट्रक्शन भी इसमें ही आ जाता है, निर्माण, तो निर्माण, विनिर्माण, ये सब है ना। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल रखूं तो इसका एग्जाम्पल रखूं तो जैसे आपने अमूल देखा है, अमूल, आपके भैंस पाल रखी हैं, आपने दूध भैंसों का इन्हें दे दिया, अमूल ब्रांड ने बना दिया। जैसे आप लोग देखेंगे तो अमूल के साथ एक ओसवाल आता है, गर्मियों में सर्दियों में स्वेटर पहनते हैं ओसवाल का, तो शिप्स से ऊन मिली, वूल मिली, हमने वहां दे दिया। पार्ले जी, ये सब इसमें, ब्रिटानिया की ब्रेड। अब आता है तीसरा सेक्टर, तो ये तीसरा सेक्टर क्या कहता है? तीसरा सेक्टर में आती हैं ओनली सर्विस, ओनली सर्विस, जो केवल सेवाएं देते हैं, जैसे ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं कहूं आपसे ट्रांसपोर्ट, जैसे मैं कहूं टेलीकॉम, ठीक है, जैसे मैं आपसे कहूं टीचिंग, जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं टीचिंग, इंश्योरेंस, बैंकिंग, फाइनेंस, ट्रांसपोर्ट, तीनों ट्रांसपोर्ट, चाहे जमीन में चलो, पानी में चलो, हवाई जहाज में चलो। अब आता है चौथा सेक्टर। ये चौथा सेक्टर जो होता है, इसमें इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी आती है, इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी, इसमें रिसर्च आता है, रिसर्च, जो दिमाग का काम होता है बहुत ज्यादा, है ना। तो अगर मैं आपसे बात करूं, जैसे आप इसरो को रख सकते हैं इसमें, DRDO को इसमें रख सकते हैं, ठीक है, IT सेक्टर्स को इसमें रख सकते हैं। और ये जो पांचवा आपका होता है मेरे बच्चों, जो पांचवा होता है, इसमें आता है हाईली डिसीजन मेकिंग, हाईली डिसीजन मेकिंग मतलब निर्णय लेने वाली संस्था। तो मैं जैसे यहां रख सकता हूं नीति आयोग को, कैबिनेट को रख सकता हूं, गवर्नमेंट की, बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज को रख सकता हूं, यूनिवर्सिटी, ठीक है, तो जहां पर आप बड़े बड़े निर्णय लेने वाली संस्था, IAS होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, गवर्नमेंट को आप यहां रख सकते हो। तो ये 5 सेक्टर थे। तो आज हमने इंट्रोडक्शन पूरा देखा बढ़िया से, फादर्स बहुत सारे देखे, सब चीज़ें देखी, और मुझे उम्मीद है कि लेक्चर समझ में आया होगा। अगले लेक्चर से हम लोग इस लेक्चर के क्वेश्चंस भी करेंगे और अगले लेक्चर के भी मैं वही चीज़ पढ़ाऊंगा, वही टॉपिक पढ़ाऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए, तो अपनी बारी को विराम, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताना मेरी क्लास कैसी लगी। थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत। ये नोट्स आपको यहाँ मिल भी सकते हैं PDF में, ठीक है ना बेटा। तो अगर मैं बात करूँ, ये PDF है, यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल, इसको ज्वाइन कर लेंगे तो यहाँ पर मेरा पूरे क्लास का नोट्स आपको यहाँ पर मिल भी जाएगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।